हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। तो मैं आपको बता दूं ह्यूमन बींग्स में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसे, इस बात को समझो। तुमने देखा होगा कोई भी चीज़ तुम किसी गर्म चीज़ को तुम टच कर ले तो तुम्हारे माइंड तक तुरंत सिग्नल पहुंचता है। वो सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होते हैं, और वो नर्व सेल वर्क करते हैं आयनिक करंट्स पे। तुरंत जो है वो आयनिक करंट्स के थ्रू हमारे माइंड तक वो सिग्नल पहुंच जाता है। ठीक है कि नहीं। तो जो बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बेसिकली उसमें दो ऑर्गन्स जो हैं उनका जो है रोल रहता है। वो कौन कौन से, हार्ट और ब्रेन। ठीक है। तो आपसे ये अगर पूछा जाए कि कौन से दो हिस्से हैं बॉडी के जहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या कहेंगे, हार्ट एंड ब्रेन। द टू ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आर हार्ट एंड ब्रेन। हालांकि बॉडी के और भी हिस्सों में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब तुम कहोगे कि भैया ये मैग्नेटिक करंट जब प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आयनिक करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो झटका क्यों नहीं लगता हमें, फील क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं ये करंट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वीक करंट होते हैं। वीक करंट का तो मैं ज़्यादा झटका नहीं, पर कभी कभी इनकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो मैं झटका महसूस भी होता होगा। जैसे ही तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, ये टच हो जाए किसी से, है कि नहीं, तो वहाँ तो मैं फील हो जाता है। अच्छा जी, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि एक मेडिकल में एक MRI स्कैन होता है। वो MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होता है, ये एक तरीके की ऐसी टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की एक इमेज बना लेते हैं। तुम्हारे शरीर की MRI होगी और बॉडी की इमेजेस बन के आ जाएंगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो उसे देख करके फिर बताते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हुई है, यहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो इस हमारी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, उसी की बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। MRI की जो मशीन्स होती हैं वो क्या काम करती है, विच इज यूज टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की जो है इमेज बना देती हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये दिखा भी सकता हूं कैसे बनेगी इमेज। देखो इस तरीके की इमेज बन के आ जाएगी, वो सारी चीजें तुम्हें दिखा देगा। ठीक है, अब ये दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो ये कैसे, किस बेसिस पे बताया, ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, उसी को स्कैन करके आपकी बॉडी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होती है, पर वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है वीक आयोनिक करंट्स के द्वारा। वो करंट जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हें याद रखना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट वाला तार रख दिया, ऐसा तार रख दिया जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस तार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, मान लो ये कमरा, इसमें इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस कमरे में। बाहर से तुम एक तार लेकर के आए जिसमें करंट ऑलरेडी, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो तार जो है फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, जैसे तुम इसमें लाओगे तो क्या करेगा, वो फोर्स महसूस। आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उस तार पे फोर्स लग रही है, तो आप कहेंगे भैया एक तो बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी तार में करंट फ्लो होता है तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। भाई व्हेनेवर करंट फ्लोइंग इन द वायर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक, उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एक बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक तार की, तो आपस में वो टकराएंगी तो तार पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर व्हिच कैन मेक द कंडक्टर मूव। उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगी, मैकेनिकल फोर्स, जिसके कारण वो कंडक्टर मूव करने लग जाएगा। अब सवाल उठता है कि कंडक्टर जब मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, और किस तरीके से हम उसका डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, किधर मूव होगा। देखो तुम्हें पता क्या क्या होगी, तुम्हें तीन चीजें पता होंगी। तुम्हें पता होगा कि उस तार में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये तुम्हें पता होगा। तुम्हें पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है या इधर है, ये दो चीजें तुम्हें पता होंगी। तीसरी चीज जो तुम्हें पता करनी है वो क्या है, फोर्स। तो अगर तुम्हें ये बाकी की दो चीजें पता है तो तुम फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हो। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ रूल विच इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, उन्होंने दिया, और काफी सरल रूल है। उन्होंने कहा था कि अपनी जो तीन फिंगर है जो आपकी, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, देखो फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए
देन दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे हों। देखो ये दोनों फिंगर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 का। ये दोनों कितने का, 90। ये दोनों भी कितने का बना रही है, 90। तीनों फिंगर्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इन्होंने बताया कि तीनों फिंगर्स को, थंब को, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि तीनों की तीनों 90 डिग्री एंगल पे हों। तो फिर आप याद रखेंगे आपकी जो ये फिंगर है, फोर फिंगर, ये क्या बताएगी, ये बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लो हम कह रहे हैं इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर लग रही है, तो मैं इस उंगली को इधर रखूंगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। और मैं जो तार लाया हूं वो तार इस तरीके से रखा हुआ है कमरे में, जिसका डायरेक्शन करंट इधर फ्लो हो रहा है उस तार में, तो मैंने इस उंगली को इधर किया। तो इसका मतलब वो तार किधर की तरफ उठेगा ये बताएगा फोर्स अंगूठा। फोर्स कहां लग रही है, ऊपर, तो तार ऊपर उठने लग जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर होती, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता पर करंट इधर ही बह रहा है तार में, तो फिर इस उंगली को मैं ऐसे कर देता क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, ये करंट की दिशा में, तो ये फोर्स। अब तार कहां जाने लेने लग जाएगा, नीचे की तरफ उसमें फोर्स लगेगी। तो ये तरीका होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। बस आपको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है और करंट का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आई है कि नहीं? हाँ। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे बेटा। 100% आपसे पूछा जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, एक रूल जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, अंतर क्या है वो मैं बताऊंगा अभी जब हम राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। फिलहाल लेफ्ट हैंड रूल में समझो। होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर हैंड एट राइट एंगल्स टू ईच वन अनदर। अपने तीनों फिंगर्स को आप राइट हैंड एंगल पे होल्ड कर लीजिए, कर लिया। अब इसके बाद क्या है, एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे, अपने हाथ को इस तरीके से एडजस्ट कीजिए दैट द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर फिंगर है वो किसकी तरफ डायरेक्शन करे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। एंड द सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंटर फिंगर को किधर ले जाना है, करंट की तरफ। तो जो आपका थंब है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, आपकी फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर। जो आपके कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा, थंब बता देगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट है किसी तार में, मैं यहां तार बना दे रहा हूं, कहां है मार्कर, ये रहा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक तार है जिस पर किधर मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है। जो तार रखा हुआ है ये रहा वायर, और इस वायर पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड है, किधर, डाउनवर्ड, नीचे, नीचे की तरफ। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो फोर्स लगेगी इस तार पे, वो तार पे फोर्स इस बोर्ड के, इस तार को बोर्ड के बाहर की तरफ ला रही होगी या इस तार को बोर्ड के अंदर की तरफ ले जा रही होगी, ये आपको बताना है। आपने कहा भैया इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और ये करंट की तरफ, तो इसका मतलब फोर्स इधर लग रही है, तार बोर्ड के बाहर की तरफ आएगा। इस तरीके से हम बता देते हैं कि तार पर कैसे फोर्स लग रही होगी, किस डायरेक्शन, क्लियर है। अभी यही करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता तो आप इसे ऐसे, क्योंकि ये हमेशा करंट की डायरेक्शन बताती है सेंटर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, तो तार कहां जाने की कोशिश करता, इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड की तरफ उस पर फोर्स लग रही होती। इतनी बात क्लियर होगी है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है इस बात को समझो। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुमने देखा होगा अपने घरों में चारे कूटने वाली मशीन होती है। अब हम उसमें मोटर लगाते हैं, पहले तो हाथ से कूटा करते थे, अब क्या लगाते हैं उसमें, मोटर। पहले जनरेटर भी हुआ करता, अब इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते हैं। उस इलेक्ट्रिक मोटर में आपने देखा वो इलेक्ट्रिक मोटर उसे चलाने लग जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिक मोटर तभी चलेगी जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब जाकर के वो मोटर घूमती है। इट मींस मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वो घूमना ही तो मैकेनिकल एनर्जी है, तो मोटर ही वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। अब मोटर काम कैसे करती है, क्या उसके अंदर ऐसी चीज है कि वो घूमने लग जाती है। आप तो सिर्फ करंट दे रहे हो,
करंट से वो घूमने कैसे लगी ये आपको समझना है। तो बेटा उसके अंदर एक कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ उस मोटर के अंदर ही मैग्नेट फिट होती हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये वायर का ही होता है, वायर का ही रेक्टेंगुलर कॉइल बना, प्लेट नहीं है कोई, रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉइल मतलब तार ही है, ठीक है। हाँ, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इसमें होता क्या है बेटा, यहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया है, पास किया, करंट पास हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके एक एक्सिस पे एक बड़ा सा बोल्ट रॉड लगी होती है जिसपे ये फिट होती है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसे एक्सिस बोलते हैं। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट ये पास हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास हुआ ये घूमना स्टार्ट कर देती है। आपने कहा ये कैसे घूमने लग गई इलेक्ट्रिक करंट, बात वही है जो अभी आप इधर पढ़ के आए कि यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हो तो वो क्या करता है, उस पर फोर्स लगती है। अब ये अरेंजमेंट ऐसा है कि इस पर फोर्स की वजह से वो घूमने लग जाता है। ये बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर फिट है उसकी वजह से तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे तार में से करंट तुमने बहाया है तो तार की खुद की मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में टकराती हैं और ये घूमने लग जाती है। अब कैसे घूम रही है इस बात को समझो। यहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी ये पास की है, करंट पास किया है, ये नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से ये आपको घूमती हुई दिखाई देगी, ऐसे घूमने लग जाएगी, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी। सबसे पहला प्रिंसिपल, सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे काम करती है, तो यही सिद्धांत है जो आपने पढ़ा कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ करंट इज पास थ्रू इट। एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, उसमें से करंट पास किया है एंड करंट इज पास थ्रू इट, अब फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल, उस कॉइल पर फोर्स लगने लग जाएगी और फोर्स के कारण इसे रोटेट करने लग जाएगी, वही फोर्स के कारण ये रोटेट होने लग जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो अब आप सवाल पूछा जाए कि क्यों जो मोटर के अंदर है वो कॉइल रोटेट करती है, तो आपने कहा कि उसमें जब करंट पास करते हैं तो एक अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है और एक तार की मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपस में टकराती हैं और फोर्स लगने के कारण वो कॉइल घूमने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैं, उसके अंदर ये कॉइल रखा हुआ है, यहाँ पे बैटरी है। तुम्हें यहाँ दो चीजें और दिखाई दे रही होंगी, एक तो ये ब्रश दिखाई दे रहा हो, इसे कार्बन ब्रश कहते हैं, ये फिक्स्ड होता है, ये एक जगह फिक्स्ड होता है, रोटेट नहीं करता, हिलता नहीं है अपनी जगह। जबकि दूसरा ये आपको गोल गोल चक्का सा दिखाई दे रहा होगा जिसके बीच में खाली जगह है, इसको बोलते हैं बेटा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये रोटेट करता है, कॉइल के साथ ही घूमता रहता है, पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन ब्रश, ये फिक्स्ड रहते हैं और इनसे टच में रहता है। तुमने देखा होगा इसी तरीके से टच में रहता है, जैसे कि रेलवे लाइन होती है, जो रेलवे लाइन में ऊपर तार बिछे होते हैं, वहां पे नीचे एक रेलवे से कनेक्ट एक शीट होती है, वो उस पर स्लाइड करती रहती है, ऐसे ही इस पर स्लाइड करता रहता है ये, ठीक है कि नहीं, टच में रहता है। टच में इसलिए रहता है क्योंकि यहां से उसे करंट पास करना है, इस कम्यूटेटर के थ्रू जो कॉइल है आपकी उसमें करंट पास होता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि कम्यूटेटर क्या होता है और कार्बन ब्रश का क्या रोल होता है, वो आपको बताना। तो अ डिवाइस विच रिवर्स द करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम होता है कि करंट को रिवर्स कर देना। भाई आपने पढ़ा है क्या क्या होना चाहिए, भाई मोटर किस में काम करती है, अल्टरनेटिंग करंट पे। भाई एसी पे, हाँ देखो मेरी बात सुनो, यहां से जब करंट पास होगा, ये करंट कैसा है बताओ जरा। भाई हमारी मोटर किस पे, एसी पे ही तो काम करती है, एसी पे काम करती है, तो उसी के कारण जो करंट है वो रिवर्स होता रहता है। और रिवर्स करने का काम कौन करता है, करंट को रिवर्स करने का काम कौन सी डिवाइस करती है मोटर के अंदर, कम्यूटेटर। अब कार्बन ब्रश का काम होता क्या है, कार्बन ब्रश का काम होता है इस कॉइल को करंट सप्लाई देना, किसके थ्रू, कम्यूटेटर के थ्रू। भाई ये कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर से टच है, तभी तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल में पास हो रहा है। तो द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेज इज टू सप्लाई करंट टू द कॉइल थ्रू कम्यूटेटर। इन दो चीजों के बारे में आपको मोटर में याद रखना है। बताओ यहां तक कोई भी समस्या हो तो है, मोटर समझ में आया, मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है वो प्रिंसिपल समझ में आया, कि जब एक कॉइल रखी होगी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और उसके करंट पास करेंगे उसके थ्रू, तो वो कॉइल जो है फोर्स के कारण रोटेट करना चालू कर देगी, यही प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन तुमने देखी। अब इसके बाद तुम्हें समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो समझो। सबसे पहले अभी आपने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर के थ्रू, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अब उल्टा करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, अब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये होता कैसे, इस बात को समझो।
कल या परसों हमने हेंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी थी। तुम्हें याद होगा मैंने उसमें कहा था कि एक सर्किट रखा हुआ था और उसमें हेंस और जो साइंटिस्ट थे हेंस, वो क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे चुपचाप मैग्नेट को लेके, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने उसे फेंका तो जो मैग्नेट है वो आगे पीछे हुई तो करंट प्रोड्यूस हो गया। अब ये आपको देखो कॉइल दिखाई दे रही है, वायर है, देखो कहीं पे भी कोई बैटरी लगी हुई है नहीं, मतलब हमें इस मैग्नेट के थ्रू इसमें करंट प्रोड्यूस करना है। तो मैंने एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट को अंदर बाहर, एक बार अंदर किया और एक बार बाहर किया, ऐसे अंदर बाहर किया, तुरंत देखो बेटा इसमें क्या प्रोड्यूस होने लगी, करंट प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, तो अंदर बाहर जब हम मोशन करेंगे, मैग्नेट को मूव करेंगे इनसाइड द कॉइल, तभी जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, रुकी हुई है मैग्नेट, तो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं। जनरेटर भी इसी पे काम करता है। तुमने देखा होगा कि हम पेट्रोल से क्या करते हैं, उस जनरेटर को पहले घुमाते हैं, तो वो जनरेटर घूमता है तो उसमें मैग्नेट जो है घूमती हैं, वो मैग्नेट मूव करती हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट होती है। तो आप इस बात का याद रखेंगे कि जो आपकी मैग्नेट है वो मोशन करेगी, तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसमें गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। ये गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिर्फ ये बताती है कि आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस, उपस्थिति बताती है कि आपकी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। देखो अगर ये गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल बीचों बीच में होती है, इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हो गया तो एक तो आपने देख लिया, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके बेसिस पे कहोगे, ये जो अभी आपने चीज समझी, तो आप क्या कहोगे, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ मैग्नेट इनसाइड अ फिक्स्ड कॉइल। एक फिक्स्ड कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव करना और उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसी केस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बेटा इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति करना। इंडक्शन के ही कारण इस करंट, जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसे आप सिंपली करंट नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा, इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे इसे, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इंड्यूस्ड, INDUS, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब तुमने एक चीज और नोटिस की, जब आपने मैग्नेट को इनसाइड किया पुश, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, और आउटसाइड किया तो इलेक्ट्रिक करंट उस डायरेक्शन में, तो चेंज हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट भी चेंज हो जाता है। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट माने होता है पता करना। तो जो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति को जो है डिटेक्ट करती है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है इनसाइड द सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है, उसको कौन सी डिवाइस बताएगी, गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं बताएगा, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, 2 एम्पियर 4 एम्पियर, ये नहीं बताएगा। वो उसकी सुई बस इधर उधर होकर बताएगी करंट फ्लो हो रहा है, जबकि एमीटर एग्जैक्टली वैल्यू बताएगा कि इतनी आपका अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे किसी भी कॉइल के अंदर। ठीक है, तो बेटा याद रखेंगे, इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि आपके कंडक्टर पर फोर्स किधर लग रहा है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है कि आपके कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बेटा मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करता है। अब इसमें जो आप लेफ्ट हैंड बोल रहे थे, वहां क्या बोलेंगे कि राइट हैंड। फ्लेमिंग्स ने कहा कि अपने राइट हैंड की 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ आप ये याद रखेंगे, देखो इसको ऐसे याद रखना। देखो इस वाले को तो याद करने का मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ, फादर मदर चाइल्ड। इसको क्या याद करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर विल बी फोर्स, मदर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड विल बी करंट। ऐसे करके से याद कर लोगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इधर क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, 4 फिंगर,
और इंड्यूस, ये मोशन जो है, मोशन भाई आपको पता है मोशन के कारण ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्या मोशन होता क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती? नहीं। तो मोशन को कौन बताएगा? थंब। और करंट किसको, करंट को कौन बताएगी? आपकी मिडिल फिंगर, सॉरी इंड्यूस करंट को कौन बताएगी? आपकी मिडिल फिंगर। दोबारा सुनो, क्या बताया आपने? थंब क्या बताएगा? मोशन। ये क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट के बारे में बताएगी। ठीक है कि नहीं? क्लियर हुई इतनी बात? तो इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन। अब आपको याद रखना है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट करंट बेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट कैसा होता है? एक डायरेक्शन में फ्लो होगा ऐसे करके। इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, ना इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज आता है, फिक्स्ड वैल्यू रहती है, और ना इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज आएगा। इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसके डायरेक्शन में भी चेंज आता है और जिसकी वैल्यू में भी चेंज आता है। वैल्यू बढ़ती है घटती है, डायरेक्शन भी इधर उधर होता है। क्लियर है इतनी बात? तो आपने क्या पढ़ा कि इफ द करंट रिवर्ट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक सर्टेन इंटरवल टाइम द्वारा वो अपने डायरेक्शन को रिवर्ट्स कर लेता है, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने, एक सेकंड के कितने हिस्से में ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है अल्टरनेटिंग करंट। तो आप याद रखिए एक सेकंड के 100वें हिस्से में।